गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणवी कविता का परिचय एवं प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। हरियाणवी कविता क्या है, अर्थात कविता किसको कहते हैं और कविता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। भारतीय राष्ट्र हेतु एक अनूठा परिवर्तन था। राजनैतिक परिवर्तन का जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बिंदुओं पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और साहित्य भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा, यानी साहित्य भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रहा। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने राजनैतिक दृष्टि से अनास्थावादी बौद्धिक वर्ग का विकास नेहरू युग से माना है। यहाँ पर जो डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा हैं वो राजनीतिक दृष्टि से जो अनास्थावादी बौद्धिक वर्ग है, यानी जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उस जो बुद्धिमान, अपने आप को बुद्धिमान लोग समझते हैं, अर्थात शिक्षित जो वर्ग है, उस वर्ग का विकास नेहरू युग में हुआ था। नेहरू युग सन 1938 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक माना जाता है। इस प्रकार स्वतंत्रता के उपरांत आधुनिक साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। तो इस युग में ऐसे साहित्य की अधिकता है जिसमें आधुनिकता की निराशा, कुंठा, वासनाएं और उनका जो नग्न चित्रण है, जो अश्लीलता है, उसका ज़्यादा बोलबाला रहा है। तो इनमें आधुनिकता का विकृत रूप अभिव्यक्त हुआ है। जो हरियाणवी कविता है उसके अंदर आधुनिकता का विकृत रूप अभिव्यक्त हुआ है। इस युग का जो कवि है वो व्यक्तिक है, पारिवारिक, सामाजिक, नारी चेतना से जुड़ा हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट्स कि उन्होंने अपनी कविताओं में एक एक व्यक्ति का या पूरे परिवार का, पूरे समाज का और नारी की पीड़ाओं को अपनी कविताओं में, अर्थात अपनी भावनाओं के माध्यम से उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला है। उसकी संवेदनाएं बहुआयामी एवं व्यापक होते हुए भी अंतर्मुखी हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे भावनाओं और विचारों के साथ कविताओं में एक व्यक्ति, पारिवारिक और सामाजिक या नारी चेतना की भावनाओं को उकेरा है कि वह ऐसा लगता है जैसे स्वयं कवि ने अपने जीवन में भोगा है। वह समाज परिवार के मध्य रहते हुए भी स्वयं को एक अजनबी पाता है, उसमें अकेलापन रहता है। किंतु इसके साथ आधुनिक युग में श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हुआ है, क्योंकि इस संबंध में डॉक्टर जो हरिश्चंद्र वर्मा हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में लिखा है कि आधुनिकता अपने स्वरूप और उस स्वरूप का जो रूप है उसमें परंपरा की अपेक्षा नहीं करती, वह संस्कृति की विकास उन्मुखता, अर्थात हमारा जो कल्चर है उसको विकास के पथ पर अग्रसर करने की एक सूचक यानी कि प्रगतिशील जीवन दृष्टि है, जो समूची जीवन व्यवस्था को दिशा और गति प्रदान करती है। आधुनिकता अतीत से प्रेरित वर्तमान के प्रति सचेत तथा भविष्य के प्रति उन्मुख दिखाई देती है। आगे बढ़ने की भावना उसके अंदर हमें दृष्टिगोचर होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम मान सकते हैं कि वर्तमान जो युग है उसकी जो आधुनिकता है उसमें मूल रूप से औद्योगिकरण, भौतिकता, वैज्ञानिकता और इसकी जो जटिलता है, अर्थात जो जटिल समस्याएं हैं वो वर्तमान युग के अंदर औद्योगिकरण और भौतिकता और वैज्ञानिकता की हैं। आधुनिक साहित्य में हरियाणवी कवियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने भावबोध के साथ साथ काव्य शिल्प, काव्य प्रसंग और काव्यगत जो नवीन विधाएं हैं उनके क्षेत्रों में एक नया कार्य किया है और एक आंचलिक यानी कि अक्षेत्र विशेष को अपनी कविताओं में दर्शाने की कोशिश की है। इस युग में केवल हरियाणवी देवी शंकर प्रभाकर, भारत भूषण सांभीवाल, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रामधारी खटकड़े और तारादत्त विलक्षण
जो हरियाणवी ओपी, हरियाणवी कुंदनलाल, गणपत राय, गोवर्धन दास, चंद्रभान, जयनारायण कौशिक, जैमिनी हरियाणवी के अंदर राम कुमार अजय, रामेश्वर, दयाल शास्त्री, डॉक्टर विशंभु शर्मा, उदय भानु हंस, रघुवीर सिंह मथाणा, डॉक्टर श्याम सखा आदि ने हरियाणवी के अंदर महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने अनेक कविताओं के माध्यम से आंचलिक परिवेश को उसमें दर्शाने की कोशिश की है, अर्थात एक यथार्थ जीवन को अपनी कविताओं में ढाला है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये था कि हरियाणवी कविताएं क्या क्या हैं, हरियाणवी कविता का जो उद्भव है वो कब हुआ और किस युग से यह रिलेटेड है, इसके अंदर कौन कौन से हरियाणवी कवियों ने कार्य किया है। तो यहाँ पर जो हरियाणवी कविता है उसकी कुछ प्रवृत्तियाँ हैं, अर्थात उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो अभी अब ऊपर हमने जाना कि इस युग की क्या क्या समस्या रही हैं, और जब भारत आज़ाद हो गया तो जो हरियाणवी साहित्य है उसके ऊपर भारत की जो राजनीति है, आर्थिक दशा है, उन्होंने किस प्रकार उसके ऊपर प्रभाव डाला। तो उन्हीं प्रभावों के अकॉर्डिंग जो कविताएं लिखी गई उनकी कुछ खास विशेषताएं रही हैं। सबसे पहले जो विशेषता है वो समाज चित्रण की है। आधुनिक हरियाणवी कवियों ने अपने समाज का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने अपने काव्य में समाज के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें भारत भूषण सांगीवाल का एक अनूठा उदाहरण है, जिसके अंदर हमें एक समाज की पूरी मतलब जो चित्र है वो हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर पूरे परिवार के अंदर, एक परिवार के अंदर किस किस प्रकार की कहानी होती है, किस प्रकार की तकरार होती है, किस प्रकार से प्रेम होता है और किस प्रकार मिलजुल कर वो कार्य करते हैं। कि तो यहाँ उसका वर्णन किया गया है कि जिस घर में एका नहीं रोज रहे तकरार। कवि का कहने का तात्पर्य कि जिस घर में एकता नहीं होती, जिसमें रोज लड़ाई झगड़े रहते हैं, नहीं कदे भी हो सके उसका बेड़ा पार, उस घर की उन्नति कभी नहीं होगी। उसका बेड़ा पार नहीं हो दुख हो मोटा, और उस घर में हमेशा दुख भरा रहता है। लक्ष्मी माजे दूर कूदता फिरता होता, कहता है कि उस घर में कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करती। और कहता सांगीवाल काला काल का वासा, वहाँ पर हमेशा कड़े लड़ाई झगड़ा वहाँ वास करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि घर में किस प्रकार से रहना चाहिए, उनको ये साथ साथ में शिक्षा देता है कि रहो प्रेम के साथ, करो घर में राशा। कहता है कि घर में हमेशा प्रेम के साथ रहना चाहिए और आनंद प्राप्त, राशा आनंद प्राप्त करना चाहिए। जिस शादी में सादगी बसे उड़े भगवान, जहाँ पर घर में सादा जीवन उच्च विचार हो वहाँ भगवान निवास करते हैं। सौदाबाजी छोड़ दो लोभ नरक की खान। कहता है कि स्वार्थ की भावना से जो लोग व्यापार करते हैं, लोभ लालच में आकर उसको छोड़ देना चाहिए, वरना वो नरक की तरह उनको भेजते हैं। और लोभ नरक की खान, दहेज बुरी बीमारी है। कहते हैं कि शादी विवाह सिंपल होनी चाहिए, उसमें दहेज की मांग नहीं होनी चाहिए, यह नरक में भेजने का एक रास्ता है। इसके कारण हुई भाइयों भारी खवारी। कहता है कि इस दहेज की जो बुरी बीमारी है, इसके कारण संसार के अंदर बहुत भारी बीमारी फैल गई है, जिसके कारण बहुत लोगों ने बहुत हानि उठानी पड़ी है जनमानस की, और आर्थिक अर्थात धन की हानि होती है, और रिश्तों के अंदर इसमें तकरार पैदा होती है। कहता सांगीवाल सीधे राह पे आओ, लो 1 रुपया दान, बाराती 5 बढ़ाओ चढ़ाओ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सीधी सिंपल शादी के लिए आह्वान किया गया है, और 1 रुपये की शादी और 5 बारातियों अर्थात ज़्यादा उड़ंग धुंग और ज़्यादा खर्चा, मतलब इस शादियों में जो लोग कर रहे हैं वो फिजूल खर्चा यहाँ पर बताया गया है। तो दूसरी जो विशेषता है स्टूडेंट्स, वो है देश प्रेम की भावना। जो तत्कालीन युग भारतीय स्वाधीनता का युग था, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो देश में स्वतंत्र स्वाधीनता आंदोलन चल रहे थे। तो वहाँ पर देशभक्ति की भावना के कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ था।
तो इस प्रकार से उनका जो प्रभाव था वो हरियाणवी कवियों के ऊपर भी पूरी तरह से पैर पसार चुका था। तो इस प्रकार यहाँ पर वो जनता को जागरूक करते हुए अनेक कविताएं लिखते थे, जैसे भारतवासी भारत की तम लाज बचाओ, भाइयों गोरा के पैणा तय माँ न छुड़वाओ, और माँ घर जब माँ के बेटे सा हम सब भाई भाई, हिंदू मुसलमान चाहे हो सिख ईसाई। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का भाईचारा प्रदर्शित होता है और भारतवासी अर्थात भारत में रहने वाली जनता को जागरूक किया जाता है कि तुम भारत की लाज अर्थात उसकी इज्जत को बचाओ, और ये जो गोरा अंग्रेजों ने जो उसके पैरों में बेड़ियां डाली हुई है उससे माँ को छुड़वाओ, मिलजुल कर सब एक साथ उठो और शेर की तरह उनके ऊपर दहाड़ो, और गुलामी का जो काला धब्बा है वो सबसे दुखदाई है, वो जीवन का एक कलंक है। तो इसलिए आज़ादी का नया सूरज हिंद में चमकाओ। यहाँ पर 1938 से लेकर मतलब आधुनिक कविता का उद्भव और विकास से दिखाया गया है। तो इसलिए भारत जब आज़ाद होने के कगार पर था तो इस प्रकार कवियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, देश प्रेम की भावना कविताओं के माध्यम से जनमानस में फैलाई है। तो आगे जो है भ्रष्टाचार की समस्या का चित्रण, आधुनिक समाज में किस प्रकार से भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नशाखोरी, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार की समस्याएं फैली हुई थी। जो जटिल समस्याएं थी उनको भी कविता के माध्यम से समाज के अंदर झकझोर देने वाले विचारों से प्रचार प्रसार करने की कोशिश की है। जो रामधारी खटकड़ हैं वो भ्रष्टाचार पर एक कड़वा व्यंग कटाक्ष कसते हुए कहते हैं कि क्रांति बिना ना मुक्ति ध्यावे, संकट बढ़ता जावे है, मारी कमाई इस सिस्टम में कौन लूट के खावे है, मेहनत का क्यों फल मिलता ना अब समझ में आवे है, पुलिस कचहरी राज और कानून लुटेरे न मचावे हैं, और निर्धन खड़िया लखावे है, जिते चाले कोन्या चारा। क्या कहते हैं रामधारी खटकड़ भ्रष्टाचार के ऊपर कि क्रांति बिना ना मुक्ति ध्यावे, कहता है कि अपनी आवाज़ उठाए बगैर हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि धरती के ऊपर इस प्रकार का भ्रष्टाचार रूपी संकट बढ़ता जा रहा है। जहाँ किसी की कोई जान पहचान होती है या किसी के पास पैसा होता है उसके काम बन जाते हैं, गरीब जनता की कोई नहीं सुनता है। तो इस प्रकार से हमारी जो कमाई है वो सिस्टम, जो हमारी भारत देश के जो नियम हैं सरकार के, उसके तहत रिश्वतखोरी में लूट के माध्यम से चले जाते हैं, और इस प्रकार हमें मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। कहीं पुलिस खा जाती है तो कहीं कोर्ट कचहरियों के अंदर खर्च हो जाता है, तो कहीं राज और कहीं कानून के लुटेरे बैठे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जनता को जागरूक करने के लिए उसको देश के संविधान को जानने के लिए जागरूक किया गया है और अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए जागरूक किया गया है। आगे है किसान की दयनीय दशा चित्रण। तो स्टूडेंट्स जो किसान की क्या दशा है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपको पता है 6 महीने से किसान किस प्रकार अपने अधिकार के लिए अनेक बॉर्डरों के ऊपर आंधी में तूफान के अंदर डटे हुए हैं। तो इस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की लगता है आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हमारे आसपास के उस किसानी एरिया से रिलेटेड हैं। हर घर में किसानी है, और यहाँ पर जो कवि त्रिशूल हैं उन्होंने कविता के एक 4-5 लाइनों के अंदर ही पूरा वर्णन किया है, जिसके अंदर किसान की जो दयनीय दशा उसका एक हृदय को छू लेने वाला मार्मिक चित्रण किया गया है। जैसे कि ना तू गर्मी न मानता, ना तू सर्दी न जानता, ना तने पारण की फिर कर, और ना कदे भूख की जिक्र। तो यहाँ पर अल भरत सिपाही आंवला आवता जावता, तू कौन सा गीत गाया से। यहाँ पर क्या कहता है कि हे किसान, तुझे गर्मी का पता ना सर्दी का पता, तुम्हारा जो शरीर है वो इस प्रकार का जठर हो चुका है, ना तुझे पहनने की फिक्र, ना भूख का कभी जिक्र करता है, कभी दिन रात खेतों में मेहनत करता रहता है। तो ऐसा देश का एक अलभक्त सिपाही है जो हमेशा खेतों में चाहे नफ़ा हो चाहे नुकसान हो आता जाता रहता है। ऐसा कौन सा गीत है जो गाकर तेरे अंदर इतनी मेहनत करने की, परिश्रम करने का
जो जोश तुम्हारे अंदर आता है, जो कभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर चारों तरफ जो पूंजीपतियों की बुनी साजिशें हैं, जो आज हमारे सामने एक स्पष्ट रूप से यहाँ स्टूडेंट्स उदय भानु हंस ने देशामदेश हरियाणा जो काव्य रचना है उसके अंदर हमारा जो कल्चर है, हमारी सभ्यता, रहन सहन, खान पान है, उसका चित्रण किया है। और यहाँ पर जो रणवीर सिंह दैया हैं, उन्होंने जो रात अंधेरी भोले किसान कविताओं में किसान के जीवन के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं और किस प्रकार से खेतों में निरंतर किसान काम करता है और जो व्यापारी है वो किस प्रकार उसकी फसल को लूट कर ले जाता है सस्ते दामों के अंदर, उसका आज जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है कि किस प्रकार सरकार ने पूंजीपतियों के हाथ किसानों को बेचने का जो बीड़ा उठा रखा है, जिसके खिलाफ, जिसके विरोध में किसान आंदोलन किए हुए हैं। और तो उसी के इतने सालों पहले उस किसान को संबोधित करते हुए दो लाइनें यहाँ पर, दो पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि सुन भोले से किसान दो बात मेरी मान ले, बोलना तय सीख और दुश्मन ने पहचान ले। तो आज मैं ये कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि हमारे किसानों को बोलना भी आ गया है और हम उसने दुश्मन को पहचानना भी शुरू कर दिया है, इसीलिए वो अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सालों से किसान को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, जो कवियों के माध्यम से, लेखकों के माध्यम से। तो उसके दुख दर्द को हर व्यक्ति जानता है, परंतु उसके साथ उसकी आवाज़ में शरीक होना, अपने स्वार्थ के भाव से अपने लोभ लालच को त्यागना कोई नहीं चाहता। तो पांचवा जो इसकी आधुनिक जो कविताएं हैं हरियाणवी, उसकी विशेषता है रहस्यवाद। यहाँ पर आधुनिक हरियाणवी कविता में अनेक स्थलों पर रहस्यवाद के भी दर्शन होते हैं और यहाँ लक्ष्मीचंद का साहित्य कुछ अनूठा उदाहरण है। इसके काव्य में रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। उन्होंने रहस्यवाद की प्रमुख विशेषता, आश्चर्य, कौतूहल की जो भावना है वो अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त की है। प्रकृति के व्यापक उल्लास में अज्ञात सत्ता की कल्पना की है। अज्ञात सत्ता सुनने में आता है स्टूडेंट्स कि लक्ष्मीचंद ने आज से हजारों साल पहले, यानी कि तब वो पैदा हुए थे, यानी कि कविता अर्थात संगीत भजन गाने योग्य हुए थे, उस समय जो आज हमारे प्रशासन के तहत, आज हमारे परिवेश में, एनवायरनमेंट में जिस प्रकार की संस्कृति, कल्चर, जो सभ्यता, जो हमारा रहन सहन के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, वो पहले अपनी कविताओं के अंदर, रागनियों के अंदर कह चुका है। जैसे किसकी रागनी युग के सुन के भोरे, गूंज गई करे न्यारी न्यारी, किसके नाचते पिरवा पिछवा, बात खिले बारी बारी, इसका रंग ले फूल खिले, श्रृंगार करे क्यारी क्यारी, भूचर चलजर नवचारी, सब भरे उमंग में काया। तो कहता है कि संसार में प्रत्येक चेतन अचेतन में उसका परम सत्ता की सक्रियता को अनुभव किया जाता था। जो लक्ष्मीचंद जब गाना शुरू करते थे तो कहते हैं कि पशु पक्षी भी चरना बंद कर दिया करते थे, भगवान श्री कृष्ण की कल्पना उनके अंदर की जाती थी। तो यहाँ पर हरियाणवी रामायण, रामेश्वर और दयाल शर्मा का महत्वपूर्ण रचना है। जो आख्यात ओत है, मैना रूप और गुणतंत्र है, उस कण कण के व्यापी तय सत सत बार नमन है। जो आख्यात ओत है, आँखों से परे है, जो हमें दृष्टि अर्थात दर्शन जिसके हम नहीं कर पाते, जिसका ना कोई रूप है ना गुण है, अर्थात वह अपरम ब्रह्मा जो अगुण है, अर्थात जो निर्गुण है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिस तक हम पहुंच नहीं सकते, जो निगम्य है, जो निराकार है और जो संसार के कण कण में व्याप्त है, उस ईश्वर को, उस ब्रह्मा को, परमात्मा को मैं 100 बार नमन करता हूँ। तो इस प्रकार से अहमद बख्श थानेसरी ने भी रामायण की रचना की है। इसमें कवि को धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं।
कवि ने रहस्यवाद का भी चित्रण किया है। रहस्यवाद उस अपरम ब्रह्मा जो निर्गुण निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है और ना ही जो किसी को अर्थात जो दृष्टिगोचर होता है, को दिखाई नहीं देता है और वह संसार के कण कण में व्याप्त है, उसके स्वरूप को जानने का जिसने वर्णन किया है उसको रहस्यवाद बोलते हैं, जिसका भेद आज तक कोई नहीं जान पाया है, वो रहस्यवाद है। आगे है प्रकृति चित्रण। आधुनिक हरियाणवी कवियों ने जहाँ राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की, भ्रष्टाचार की का जो चित्रण है वो अपनी कविताओं में सुंदर रूप से, मनोहरी रूप से किया है, वहाँ प्रकृति का भी बड़ा सुंदर स्वतंत्र चित्रण किया हुआ है। जो रामेश्वर दयाल शास्त्री हैं, उन्होंने प्रकृति का बड़ा आकर्षक चित्रण किया है। प्रभातकालीन जो सौंदर्य है उसका मनोरम चित्रण भी उन्होंने अंकित किया है। माथे पे बिंदी लाके थाली में रोली लाई, पूरब में उषा अनोखी किसकी कर रही अगुवाई। जब सूर्य निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान रूपी थाली के अंदर एक बिंदी, जिस प्रकार नारी के मस्तक पर बिंदी लगती है वह इस प्रकार से चमकती है जिस प्रकार आसमान रूपी थाली के अंदर सूर्य रूपी बिंदी लगकर पूर्व दिशा से प्रभात को लेकर आ गई है और वह किसी का स्वागत करने के लिए आई है, परंतु रहस्यवाद में ये पता नहीं चल रहा कि वह किसका स्वागत करने आई है। तो यहाँ पर हरियाणा जो गौरव गान है, कविता में गोवर्धन दास शर्मा ने हरियाणा प्रदेश की प्राकृतिक छटा का भी चित्रांकन किया है। उत्तर में पंजाब, हिमाचल, घग्गर नदी किनारा है, पूर्व में यमुना जल बहता, दिल्ली राज दवारा है। तो यहाँ पर हमारे पूरे हरियाणा की जो सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ से लगती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ, नहरें निकलती हैं, किस प्रकार का जो प्राकृतिक छटा है वो हमारे हरियाणा प्रदेश की है, उसका वर्णन किया गया है कि उत्तर में पंजाब है, हिमाचल की तरफ से घग्गर नदी का किनारा छूता है, पूर्व में यमुना नदी बहती है और जो हरियाणा का द्वार है, दरवाजा है, वो दिल्ली में है। जो दक्षिण गिरी आंचल में सुंदर सूरजकुंड है, सूरजकुंड का जो मेला लगता है, स्टूडेंट्स आपको सुना होगा, तो वो हमारे दक्षिण में है, जहाँ पर पहाड़ी एरिया हरियाणा को छूता है। टीलों पर कोटा पश्चिम लगता हमारा कितना प्यारा है। पश्चिम के अंदर जो राजस्थानी टीले हैं वो हरियाणा को सुंदर बनाते हैं और प्रकृति के स्वर्णमयी सी सीमा राजस्थान की हमारे हरियाणा को छूती है। ये जो वीर भूमि है जिसका इतना सुंदर चित्रण किया गया है, ये भारतवर्ष की एक हरियाणा की भूमि है। इसी प्रकार से नव जागरण के लिए भी कवियों ने काफ़ी कविताओं की रचना की है, जिसमें कहा गया है कि विद्या बिना यह भारत देश हो गया बर्बाद। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उस समय देश की जो जनता थी उसमें शिक्षा का कहीं नामो निशान नहीं था। मुट्ठी भर लोग ही अंग्रेज़ों के शासन में उनके जो शागिर्द बनकर शिक्षा ग्रहण कर पाए थे, उन्हीं के लिए जो काम करते थे वही शिक्षा आम जनता से शिक्षा कोसों दूर थी। तो इस प्रकार से शिक्षा के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता। इसके ऊपर आह्वान किया गया है, विद्या बिना यह भारत देश हो गया बर्बाद। कहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा के बिना भारत का विकास नहीं हुआ। पहले यहाँ होते थे सदाचारी, कहता कि शिक्षा लोगों को सदाचारी बनाती है और उनकी जगह हुए तो अशिक्षा ने लोगों को व्यभिचारी बना दिया है, भ्रष्टाचारी बना दिया है। उनके अंदर अनेक कुरीतियाँ आ गई हैं, वो लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया है और इस प्रकार से बुराइयां लोगों के अंदर भर गई हैं। बिगड़ गई सब बुनियाद, जो भारत देश की बुनियाद थी वो बिगड़ गई है, अर्थात उसकी नींव हिल गई है। विद्या के बिना यहाँ विद्या पढ़ो पढ़ाओ आपस में प्रीत बढ़ाओ, तो यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए, उनमें प्रेम बढ़ाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया है। इस प्रकार भारत भूषण सांगीवाल जनता को जागृत करते हुए कहते हैं कि भारतवासी भारत की तम लाज बचाओ, भाइयों गौरव से पेजा। ऊपर भी हम ये
पद्यांश स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं कि कहते हैं कि हे भारतवासी, भारत की लाज बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। जो अंग्रेजों ने भारत भूमि अर्थात भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा हुआ है उसे तुम्हें छुड़वाना चाहिए। और तुम भारत माँ के बेटे हो, सब भाई भाई हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो, किसी प्रकार की फूट तुम्हारे अंदर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई थी उस नीति के अकॉर्डिंग वह काफ़ी सालों तक भारत पर राज करते रहे। मिलजुल कर सब एक शेर की भांति जोश लेकर दहाड़ो और अपनी भारत माता को इस गुलामी के काले धब्बे से बचा लो, तो आज़ादी का जो नया सूरज है वो भारत की भूमि पर, हिंदुस्तान की भूमि पर चमकना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो आधुनिक हरियाणवी कविता जो 1938 से 1964 जिसको नेहरू युग कहा जाता है उसमें काफ़ी हरियाणवी कवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारत की आज़ादी से लेकर भारत के अंदर शिक्षा, नारी चेतना, उसके अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर अनेक देशभक्ति के तो अनेक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स।